दोस्तों, भारत में लगातार बढ़ती तेल की मांग और कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्ट्रिक वाहनों को नया मानक बनाने पर जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस कदम ने देश में नई परिवहन क्रांति ला दी है। लगातार महंगे होते तेल के साथ साथ बढ़ते प्रदूषण इस देश को जाने के लिए प्रेरित किया है। जहां देश में नई परिवहन क्रांति आ रही है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोलियम बेचने वाली देशों का संगठन ओपेक इसी बात से नाराज हो चुका है और भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्या है ओपेक की मंशा? वो क्यों नहीं चाहता कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अपना रुझान बढ़ाए? इन सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसके साथ ही आप जानेंगे कि प्रधानमंत्री के इस कदम से भारत विकास की कितनी ऊंचाइयों को छूने वाला है। इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। इस बाजार में खपत अधिक है, जिसके कारण यह बाजार तेजी से विकसित होने वाले बाजारों में से एक है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक दूसरे राष्ट्रों को निर्भरता का लाभ उठाने की कोशिश में लगा है। भारत कच्चे तेल आयात के मामले में ओपेक यानी पेट्रोलियम बेचने वाले देशों का संगठन से करीब 71% आवश्यकताओं को पूरा करता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार ओपेक ने कहा है कि डीजल और गैसोलीन अगले 25 सालों में भारत के तेल मांग का 58% हिस्सा बन जाएगा, जो अभी 51% है। इसमें कहा गया है कि 20 करोड़ यात्री और वाणिज्यिक वाहनों के जोड़ने का अर्थ यह है कि दुनिया के तीसरे सबसे अधिक तेल खपत करने वाले देश में तेल की खपत में इन दोनों ही ईंधन का वर्चस्व बना रहेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ओपेक भारत के लिए एक डरावनी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो बताना चाह रहा है कि भारत देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए लगभग पूरी तरह से मध्य पूर्व पर निर्भर है। इन सब नतीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में परिवहन क्रांति लाने पर जोर दिया है। केंद्र की सरकार ने अलग अलग तरीकों से दूसरे ऊर्जा संसाधनों की ओर देखना पहले से ही आरंभ कर दिया है। जिसमें पहले सौर ऊर्जा को लेकर जोर दिया गया था, वहीं अब केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही है। वहीं उच्च तकनीक से बनने वाली बिजली वाली गाड़ियों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि भारत में विशाल नदियों का डेरा है, जहां से ऊर्जा बनाई जा सकती है। इसे देखते हुए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वो PLI स्कीम लेकर आई है। PLI योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों की बिक्री का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहन लागू करना है। केंद्र की इस योजना में फोर्ड, टाटा मोटर्स, सुजुकी, हुंडई, किया और महिंद्रा एंड महिंद्रा सहित 20 कंपनियां शामिल हुई हैं। इस योजना में 26,058 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है, जो 5 साल की अवधि में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्माण करने वाली कंपनियों को दी जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार की ये योजना ओपेक के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि सड़क परिवहन के लिए तेल अभी भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। विश्व स्तर पर बिजली सड़क परिवहन में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का केवल 0.4% है। लेकिन इस सेक्टर की बढ़ोतरी तेल के बाजार के लिए खतरा है। तेल बाजार के लिए ये मायने रखता है कि बिजली से कितनी मांग विस्थापित की जा सकती है। आंकड़ों के मुताबिक 2020 में हल्के वाहन कैटेगरी में लगभग 9.2 मिलियन हल्के प्लग इन इलेक्ट्रिक वाहन थे और 20,000 ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन थे। सामूहिक रूप से इन वाहनों ने लगभग 1,50,000 बैरल प्रतिदिन तेल की खपत को विस्थापित किया, जो कि विश्व खपत का 0.2% है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़त को देखते हुए ओपेक संगठन झल्ला गया है। वहीं भारत को इस तरह बढ़ता देख उसने धमकाना शुरू कर दिया है। ओपेक द्वारा डराने धमकाने का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के भारत के ऑटोमोबाइल बाजार पर बड़ा दाव लगाने और भारतीयों में इलेक्ट्रिक वाहनों के अपनाने की इच्छा से रोकना है। क्योंकि अगर भारत में इसकी बढ़त रुकेगी तो ओपेक पर भारत की निर्भरता बनी रहेगी और आय बनी रहेगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने पूर्वानुमान लगाया है कि 2021 में भारत की प्राकृतिक गैस की खपत में 4.5% की वृद्धि होगी, जबकि वैश्विक मांग में 3.6% की वृद्धि होगी। फिलहाल भारत CNG जैसे विकल्पों की ओर देख रहा है, यहां तक कि वो सौर ऊर्जा पर भी निर्भरता बढ़ाने की ओर देख रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अलायंस बनाकर भारत ने वैश्विक स्तर पर तेल उत्पादकों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में हाइड्रोजन, जैव ईंधन और प्राकृतिक गैस के ज्यादा इस्तेमाल के कारण ये तेल की निर्भरता को कम करेगा, जिसका सबसे बड़ा कारण तेल की बढ़ती कीमतों से है। यही वजह है कि भारतीय जनता दूसरे विकल्पों की तलाश शुरू कर चुकी है। ओपेक ऐसे प्रगतिशील कदमों से झल्ला चुका है क्योंकि उसे आशंका है कि भविष्य में तेल की मांग कम होने से हानि होने के पूरे आसार हैं। ओपेक ने अपने घमंड में कहा था कि भारत में तेल की मांग 2021 में एक दिन में 4.9 मिलियन बैरल तक पहुंच जाएगी। वहीं 2045 तक ये 11 मिलियन बैरल से दोगुने हो जाएगी। लेकिन भारत ने ओपेक के इस मंशा पर पानी फेर दिया है। देश में नए इलेक्ट्रिक वाहनों के स्टार्टअप्स के चलते ऐसे पूर्वानुमान नष्ट होते नजर आ रहे हैं। भारत ने पहले भी कई मामलों को लेकर दुनिया को टक्कर दी है।
वहीं अब आत्मनिर्भर ऊर्जावान भारत की इसी कदम में एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। प्रधानमंत्री की पहल का साथ देते हुए गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत भी की गई। नए चार्जिंग स्टेशन में 100 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स हैं, जिनके जरिए 4 पहिया वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा। इलेक्ट्रिक कारों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट्स वाला ये भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन है। इससे पहले नवी मुंबई में स्थित 16 एसी और 4 डीसी चार्जर वाला स्टेशन सबसे बड़ा माना जाता था। प्रधानमंत्री लगातार आत्मनिर्भर भारत की मुहिम पर जोर दे रहे हैं और ये मुहिम भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ विश्व में नई पहचान भी दिला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि हम जितना दूसरों पर निर्भर रहेंगे वो उतना ही हमारे लिए नुकसानदायक है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोविड-19 के महामारी के दौरान देखने को मिला। इस दौरान हम जिन चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे उससे भारत की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बढ़ी हुई कीमतें और कम आपूर्ति ने भारत को आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, लेकिन सरकार का यह भी कहना है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब बाकी दुनिया से कट जाना नहीं है। इसका यह मतलब है कि हमें अपना विकास इतना करना है कि रोजगार और जरूरत के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहें। केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बनाई गई रणनीति समग्र ऊर्जा सुरक्षा स्थिति में सुधार करने का काम करेगी, क्योंकि देश कच्चे तेल की कुल आवश्यकताओं का 80% से अधिक भाग आयात कराता है, जिसकी लागत लगभग $100 बिलियन है। वहीं ये उम्मीद की जा रही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों से इसके दर में कमी आएगी। इसके साथ ही स्थानीय इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के मामलों में भी वृद्धि होगी। दूसरी ओर भी उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक वाहनों उद्योग ग्रिड को मजबूती प्रदान करेगा और सुरक्षित और स्थिर ग्रिड संचालन को जारी रखते हुए उच्च नवीनीकरण ऊर्जा पहुंच को आसान बनाने में मदद करेगा। आज वैश्विक स्तर पर परिवहन की क्रांति बदलती जा रही है। बिजली से चलने वाले वाहनों का तेजी से विकास किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक आज बिकने वाली प्रत्येक 100 कारों में से 2 बिजली चलित होती हैं। साल 2020 में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या 80 लाख थी। वैश्विक वाहन स्टॉक में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 1% था, जबकि वैश्विक कार बिक्री में ईवी का हिस्सा 2.6% दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बैटरी की गिरती लागत और बढ़ती प्रदर्शन क्षमता से पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को गति मिल रही है। भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इकोसिस्टम को विकसित करने और इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं, जिनमें उपभोक्ताओं को लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन से संबंधित पुनः प्रतिरूपित त्वरित संयोजन योजना से लेकर बेचने वाले पक्ष के लिए उन्नत रासायनिक सेल से संबंधित उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना है, और अंत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं के लिए ऑटो और ऑटोमोटिव से जुड़े घटकों के लिए हाल ही में शुरू की गई PLI योजना शामिल है। इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही ये मुहिम भारत को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहनों को अपनाने की दिशा में एक लंबी छलांग लगाने में सक्षम बनाएगा। इससे न सिर्फ देश को विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी, इसके साथ ही COP24 पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के बेहतर अनुपालन के मामले में एक वैश्विक अगुवा भी बनाएगा।